हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीड डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस करवा दिया था एज वेल एज उनका डेवलपमेंट डिस्कस करवा दिया था बेसिकली। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट सीड बेसिकली। ठीक है, तो मोनोकोट और डाइकोट सीड में जो डिफरेंस दिखाया था, ठीक है, तो वो डिफरेंस जो था वो उसके एम्ब्रायो के कॉटिलिडेंस के बेसिस पे था। तो अगर एम्ब्रायो के पास सिंगल कॉटिलिडेंस प्रेजेंट था तो दिस वाज द मोनोकोट्स, और अगर उसके पास दो कॉटिलिडेंस या एम्ब्रायो लीफ प्रेजेंट था तो दिस वाज द डाइकोट बेसिकली। ठीक है, तो मोनोकोट और डाइकोट जो होंगे वो उसके कॉटिलिडेंस या फिर एम्ब्रायो लीफ के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ जो मोनोकोट का जो सीड है वो एक मोस्टली जो मोनोकोट के जो सीड्स होंगे ना, दे आर द एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड इन द सेंस दे आर फिल्ड विद द एंडोस्पर्म, उनके अंदर एंडोस्पर्म भरा हुआ मिलेगा मुझे बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड, तो मोस्टली जो मोनोकोट सीड होंगे दे आर एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड बेसिकली। ठीक, मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मेज का जो सीड है, स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। मेज सीड, तो मेज जो है वो मोनोकोट्स है। ठीक है, मोनोकोट्स है और एल्बुमिनस सीड है इसका बेसिकली। तो इसका जो सीड है, उसको ग्रेन भी बोलते हैं एज वेल एज वो एक फ्रूट भी है। द ग्रेन ऑफ मेज इज ड्राई सीड एंड इंडाइसेंस फ्रूट ऑफ कैरियोप्सिस बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सीड भी वही है एज वेल एज उसको फ्रूट भी वही है बेसिकली। जो ओवेरी का वॉल होगा जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक, इट गेट फ्यूज विद द सीड कोट। वो सीड कोट के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में कुछ डिफरेंस या फिर उनके बीच में कोई स्पेस नहीं बचता है। ठीक है, रिजल्टेंट द ओवेरी वॉल गेट अटैच्ड विद द सीड कोट। ठीक है, रिजल्टेंट दिस कन्वर्टेड इनटू ग्रेन। वो क्या है, उस ग्रेन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ मुझे फ्रूट्स अलग से नहीं मिलते, तो ग्रेन्स जो है वही फ्रूट्स है बेसिकली। ठीक है, तो द ग्रेन इज ड्राई सीड। ग्रेन ऑफ मेज, ग्रेन ऑफ मेज is dry seed, dry seed and indehiscent fruits of caryopsis. Fruit of caryopsis, caryopsis type। ठीक है, कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट भी बेसिकली। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रेन्स जो है वो सीड भी है और एक फ्रूट भी है बेसिकली अपने आप में। ठीक है, तो जो पेरिकार्प होगा उस ओवेरी का, ठीक है, इट गेट फ्यूज विद द सीड कोट। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, वहां उन दोनों के बीच में, सीड कोट के बीच में और पेरिकार्प के बीच में कोई डिफरेंस या कोई डिस्टेंस नहीं मिलता बेसिकली। पेरिकार्प जो कि क्या है, ओवेरी वॉल है। ओवेरी वॉल गेट फ्यूज विद सीड कोट। सीड कोट बेसिकली, वो सीड कोट के साथ वो फ्यूज हो जाएगा। तो जो सीड है या फिर जो मोनोकोट का जो सीड है, ठीक है, इट हैविंग टू मेजर पार्ट्स। द सीड या ग्रेन या फ्रूट हैविंग टू मेजर पार्ट, हैविंग टू major part basically, major parts. First is endosperm and second is embryo basically. First is endosperm and second is embryo। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो होगा वो हमें पता है टेप्लॉइड नेचर का एंडोस्पर्म होगा। लार्जेस्ट या मेजर पोर्शन है उस सीड का, और स्टार्च होगा, स्टार्च ग्रेन्स उसके अंदर फिल्ड होंगे बेसिकली, और एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंडोस्पर्म की, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ट्रिप्लॉइड इन नेचर, diploid in the sense this is 3n,
दूसरा थिंग, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डेवलप होता है। नेक्स्ट थिंग, हैविंग स्टार्च granules, it supply the nutrition to the endosperm, it supply the nutrition to the nutrition to embryo during seed development, during germination of seed, germination of seed basically, सीड के जर्मिनेशन के टाइम, ठीक है। जबकि एम्ब्रायो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो मिनी प्लांट है और सिंगल कॉटिलिडेंस होगा जिसको हम स्कूटेलम बोलेंगे बेसिकली, हैविंग सिंगल कॉटिलिडेंस, known as scutellum, known as scutellum, it is from scutellum बोलेंगे। The other part of embryo is, other parts of embryo is, other part of embryo are limule होगा, रेडिकल भी होगा, इसके अलावा कॉलियोप्टाइल भी होगा, कॉलियोराइजा भी होगा, ठीक है। तो वो उस एम्ब्रायो के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली। तो अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखें या फिर उस ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एंडोस्पर्म से और एक एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर देखिए उसका, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड, ये उसका स्पाइक में ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर ये ग्रेन्स हैं, या हम इसको उसका कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये लीफी जो स्ट्रक्चर से दे आर द दे आर द स्टाइल्स। तो मैं यहां से एक ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूं बाहर, ठीक है। This is embryo, और जो पूरा भरा हुआ है इसके अंदर, दैट इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म बेसिकली, दिस इज एंडोस्पर्म। इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर देखूंगा सीड का, तो इट हैविंग जो सीड कोट होगा उस सीड कोट के साथ ओवेरी वॉल फ्यूज्ड है, इस वजह से यहाँ पे फ्रूट्स के बीच में और सीड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता बेसिकली।
इसी वजह से हम इस सीड को इसका फ्रूट्स भी बोलते हैं। दिस इज द एल्यूरोन लेयर, जो कि क्या है, एंडोस्पर्म को सराउंड करके रखेगी। एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो इस एल्यूरोन लेयर के अंदर जो भरा हुआ है, ये जो मटीरियल भरा हुआ सीड अंदर, दिस इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म जो है, इट इज सेपरेटेड बाय एल्यूरोन लेयर फ्रॉम द एम्ब्रायो। यहां अगर इसको देखें, दिस इज एम्ब्रायो। दिस इज, ये पूरा पार्ट जो दैट इज द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो बेसिकली, तो एम्ब्रायो, दिस पार्ट इज रूट कैप, दिस इज रेडिकल, और दिस इज कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा बेसिकली। तो वन बाय वन इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द सीड कोट। सीड कोट तो डेवलप हुआ है इंटेगमेंट से, डेवलप फ्रॉम इंटेगमेंट, ठीक है। प्लस इसी के साथ फ्यूज हो जाता है पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है, ओवेरी वॉल था ये डेवलप हुआ कैसे, ओवेरी वॉल से। डेवलप फ्रॉम ओवेरी वॉल, ठीक है। तो सीड कोट प्लस पेरिकार्प गेट फ्यूज, ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके लिए जो लेयर होगा दैट इज द एल्यूरोन लेयर बेसिकली लेयर। ये थिक लेयर है, ठीक है, जिसने क्या है, सराउंड करके रखा है एंडोस्पर्म को। इसके अंदर प्रोटीन्स के ग्रेन्यूल्स भी फिल्ड होंगे बेसिकली, ठीक है। तो एल्यूरोन है क्या, इट इज थिक लेयर, इट सराउंड्स एंडोस्पर्म, इट सराउंड्स एंडोस्पर्म बेसिकली, एंडोस्पर्म। Its cell contain protein granules, which plays the important role, important role in seed germination, सीड जर्मिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, एल्यूरोन लेयर क्या है, वो थिक लेयर है जो कि एंडोस्पर्म को सराउंड करके रखा है, और इसके अंदर प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स फिल्ड होंगे बेसिकली, और सीड जर्मिनेशन में रोल प्ले करेंगे बेसिकली। और यही एल्यूरोन लेयर जो होगा वो ट्रांसफर करता है फूड को एंडोस्पर्म टू एम्ब्रायो बेसिकली। दूसरा पार्ट इज एंडोस्पर्म, ठीक है। ये जो मेजर पार्ट जो है दैट इज एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें, मेजर पार्ट ऑफ सीड, स्टार्ची इन नेचर,
स्टार्ची इन नेचर, इन नेचर, नेचर में कैसा है वो स्टार्च से बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। इट हैविंग stored food used by embryo during seed germination के टाइम, ठीक है। तो एंडोस्पर्म को सराउंड करके रखा है कौन, एल्यूरोन लेयर, इट सराउंड बाय द एल्यूरोन लेयर, इट सराउंड बाय एल्यूरोन लेयर बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मेजर पार्ट जो है उसके दो ही पार्ट है, एक तो एंडोस्पर्म है और एक एम्ब्रायो बेसिकली। तो एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिटिव मटेरियल है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है बेसिकली। तो इसका जो मेन काम है एंडोस्पर्म का, ठीक है, वो इस एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एम्ब्रायो क्या होगा, अपने आप को जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रायो जो होगा अपने आप को एक्टिव करेगा बेसिकली, एज वेल एज रूट और शूट का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज द एम्ब्रायो। ठीक है, तो आई थिंक एल्यूरोन लेयर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, एंडोस्पर्म का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्पर्म है क्या। एंडोस्पर्म, दूसरा पार्ट दैट इज एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो जो है हैविंग शेप, हैविंग सील शेप्ड स्कूटेलम बेसिकली, और स्कूटेलम क्या है वो सिंगल कॉटलिडेंस है, ठीक है। तो इट क्लोजली प्रेजेंट अगेंस्ट एंडोस्पर्म बेसिकली, एंडोस्पर्म। और इस स्कूटेलम का जो फंक्शन है, वो स्कूटेलम का फंक्शन क्या है, इस एंडोस्पर्म से जो न्यूट्रिशन है उसको सप्लाई करने का है एम्ब्रायो के लिए बेसिकली। स्कूटेलम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, nutrients from endosperm to embryo, उस एम्ब्रायो को ट्रांसफर करने का काम करता है उस फूड को बेसिकली। अब वो कैसे फंक्शन करेगा कि वो न्यूट्रिएंट्स को उस एम्ब्रायो के लिए कैसे सप्लाई करेगा बेसिकली। तो कि जो एपिडर्मल पार्ट है उस स्कूटेलम का, ठीक है, उसकी जो सेल्स हैं वो दो टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सीक्रेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है, वो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है बेसिकली। वो सीक्रेटरी फंक्शनिंग क्या है, उस डिफरेंट हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, तो वो हार्मोन जो होगा वो रोल प्ले करता है डिफरेंट एंजाइम के सिंथेसिस में, और वो एंजाइम जो होंगे उस स्टोर्ड फूड का जो कि स्टार्च है उस स्टोर्ड फूड को सोल्यूबलाइज करने में रोल प्ले करेंगे बेसिकली, ठीक है, या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिंथेसिस करवाने का काम करेगा बेसिकली, ठीक है। तो वो एंजाइम जो होंगे वो इस फूड को, स्टोर्ड जो फूड होगा एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में उसको सोल्यूबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिजल्टेड एब्जॉर्प्टिव जो सेल्स होंगी एपिडर्मिस का, वो उसको एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे इस एम्ब्रायो के लिए बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो स्कूटेलम पार्ट है, ठीक है, वो स्कूटेलम पार्ट क्या होगा, यहाँ एम्ब्रायो इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का काम करेगा इस एम्ब्रायो के लिए बेसिकली, इस एम्ब्रायो के लिए, ठीक है। तो कैसे रोल प्ले करता है, तो यहाँ जो स्कूटेलम दिख रहा है ये स्कूटेलम है एम्ब्रायो का, स्कूटेलम ओवरऑल तो एम्ब्रायो है, ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है इसका, दिस इज द स्कूटेलम बेसिकली। तो स्कूटेलम का अगर मैं एपिडर्मल रीजन लेता हूँ, ये एपिडर्मल रीजन,
टिश्यू ऑफ स्कूटेलम, इसके इधर साइड एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो बेसिकली, एम्ब्रायो, ठीक है। तो स्कूटेलम का ये एपिडर्मल टिश्यू होगा, इसका जो सेल्स है, तो ये सेल्स जो होंगी ना वो डिफरेंट हार्मोन सिंथेसिस करती हैं, सीक्रेट्स। एपिडर्मल टिश्यू प्लेज टू रोल, वन इज सीक्रेटरी एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्टिव रोल बेसिक, ठीक है। तो सीक्रेटरी जो रोल होगा, सीक्रेट्स हार्मोन्स, वो डिफरेंट हार्मोन का सीक्रेशन परफॉर्म करेंगे। कौन? एपिडर्मल टिश्यू का जो सेल है उस स्कूटेलम का बेसिकली। तो ये हार्मोन जो होंगे दे प्लेज द रोल इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उन एंजाइम का सिंथेसिस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो स्टार्च को सोल्यूबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। सीक्रेट हार्मोन causes synthesis of enzymes, synthesis of enzymes which solubilize the stored food of endosperm, ठीक है। तो ये एंजाइम जो होंगे उस फूड को, ये स्टोर्ड फूड जो है, स्टोर्ड फूड, तो उसको सोल्यूबलाइज करने का काम करेंगे। तो सोल्यूबलाइज होने के बाद सोल्यूबल जो फूड है, सोल्यूबल फूड जो है, उसको ये एपिडर्मल सेल जो होंगी या एपिडर्मल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे इस एम्ब्रायो के लिए। ट्रांसफर ऑफ soluble food to the embryo, transfer of soluble food to embryo, रिजल्टेंट एम्ब्रायो होगा वो अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका प्लेन्यूल से तो डेवलप हो जाएगा शूट, और रेडिकल से डेवलप हो जाएगा रूट बेसिकली। तो ये इसका प्लेन्यूल रीजन था, और यहाँ पे उसका रेडिकल रीजन था, रेडिकल, ठीक है। तो इस फूड को यूटिलाइज करके ही वो क्या इनका डेवलपमेंट कर देगा। प्लेन्यूल से तो डेवलप होगा शूट, एंड रेडिकल से डेवलप होगा कौन? रूट बेसिकली, ठीक है। एंड विच कॉजेस द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो दिस ओवरऑल वाज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना मोनोकॉट सीड का जो कवरिंग है वो कवरिंग सीड कोट भी, सीड कोट का बना हुआ है, एज वेल एज उसके अंदर पेरिकार्प भी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो मैं बताया था कि पेरिकार्प जो है वो ओवेरी वॉल है, ठीक है, जो कि क्या है फ्यूज हो जाती है उसके साथ। इसी वजह से मेज के केस में फ्रूट भी वही है और सीड भी वही है बेसिकली, एक ही चीज है। यहाँ फ्रूट अलग से नहीं होगा, ग्रेन को ही उसका फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। तो मेजर 2 पार्ट्स है उसके अंदर, एक तो एंडोस्पर्म है और दूसरा एम्ब्रायो, ठीक है। ध्यान रखना कि एंडोस्पर्म जो होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि यूटिलाइज किया जाएगा इस एम्ब्रायो के थ्रू से, जबकि एम्ब्रायो जो होगा वो जर्मिनेट होगा, उससे रूट और शूट का फॉर्मेशन होगा बेसिकली। लेकिन जर्मिनेशन के लिए उसको जो फूड का रिक्वायरमेंट होगा, द फूड इज सप्लाइड बाय द एंडोस्पर्म बेसिकली, ठीक है। तो एंडोस्पर्म को और एम्ब्रायो को सेपरेट करने वाला जो लेयर है दिस इज द एल्यूरोन लेयर, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं एल्यूरोन जो लेयर है उसकी कवरिंग है एंडोस्पर्म्स का, ठीक है, जो कि उसको क्या सराउंड करके रखता है। थिक लेयर होगा, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भरे हुए होंगे बेसिकली उनकी सेल्स के पास, ठीक है, या प्रोटीनियस सेल्स प्रेजेंट है उसके पास। तो ये तो था कि पूरा एक और चीज यहाँ पे, दिस वाज द प्लेन्यूल एंड दिस वाज द कॉलिक्टर, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था दैट वाज द मोनोकॉट सीड बेसिकली। ध्यान रखना इसके अंदर कि एल्यूरोन लेयर क्या है, ठीक है, स्कूटेलम क्या है, स्कूटेलम भी इंपॉर्टेंट पार्ट। बाइचांस पूछ लेता है, द स्कूटेलम ऑफ द मोनोकॉट सीड रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो इट इज द कॉटलिडेंस, सिंगल कॉटलिडेंस बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो सीड है वो सीड का जर्मिनेशन होता कैसे बेसिकली।
Next is germination of seed. Germination of seed. ठीक है, तो सीड का जो जर्मिनेशन है, पहले इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि सीड जर्मिनेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सीड जो होगा वो अगर इनएक्टिव कंडीशन में रहता है या फिर वो उसका एम्ब्रायो जो है वो अरेस्टेड कंडीशन में रहता है, तो दिस कंडीशन ऑफ सीड इज कंसीडर्ड एज द सीड डोरमेंसी। अब वो सीड डोरमेंसी किस वजह से आया था, रीजन क्या था कि या तो उसके पास या तो इसको उसके ऊपर हार्ड कोट सीड कोट का कवरिंग था, या फिर वहां फेवरेबल कंडीशंस नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था या एयर नहीं था या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से वो एम्ब्रायो जो था ना वो इनएक्टिव स्टेज में था। ठीक है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो था वो अरेस्टेड कंडीशन में था। लेकिन अगर सीड को मैं वाटर अवेलेबल करवा देता हूँ, मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल करवा देता हूँ एंड कुछ सीड जर्मिनेटिंग फैक्टर्स भी अवेलेबल करवा देता हूँ, तो वो जो एम्ब्रायो होगा जो कि अरेस्टेड कंडीशन में था, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो अरेस्टेड थी, ठीक है, इट गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, तो एक्टिवेटेड होते उसके जो पार्ट्स हैं, प्लैम्यूल जो होगा वो डेवलप कर देगा शूट को, और रूट रेडिकल जो होगा इट डेवलप कर देगा रूट को। ठीक है, तो अगर उसका रूट और शूट का डेवलपमेंट हो जाता है उसके अंदर, द स्टेज इज नोन एज द सीड जर्मिनेशन। उसी को हम बोलते हैं क्या, सीड जर्मिनेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये एम्ब्रायो का एक्टिव स्टेज, जबकि इनएक्टिव स्टेज जो था वो सीड डोरमेंसी था। ठीक है, तो इसका प्रॉपर अगर डेफिनेशन दिया जाए तो ये है क्या, इट इज द प्रोसेस बाय विच द डोरमेंट एम्ब्रायो, ठीक है, बिकम एक्टिव एंड ग्रो बेसिकली टू डेवलप द न्यू प्लांट, इज कंसीडर्ड एज द सीड जर्मिनेशन। पर्टिकुलर अगर इसका डेफिनेशन दिया जाए सीड जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन है क्या, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस by which dormant embryo और डोरमेंट एम्ब्रायो का मीनिंग क्या था, इनएक्टिव एम्ब्रायो डोरमेंट एम्ब्रायो get activate and grow to develop स्पोरोफाइट, एक प्लांट डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं, हम क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सीड जर्मिनेशन। बात आता है कि सीड डोरमेंसी किस वजह से था, ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से तो क्या था, सीड डोरमेंसी। लेकिन जर्मिनेशन कब हुआ, जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस बाय विच द डोरमेंट एम्ब्रायो गेट एक्टिवेट एंड ग्रो टू डेवलप स्पोरोफाइट बेसिकली। ठीक है, इज नॉन एज सीड जर्मिनेशन, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन जो होगा इट अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बेसिकली कंडीशन। अब वो फेवरेबल कंडीशंस या तो वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, या एयर हो सकता है, या लाइट हो सकता है, या कुछ केमिकल फैक्टर्स हो सकता है, बेसिकली केमिकल फैक्टर्स ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बात आता है कि सीड जर्मिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे कॉटलिडेंस के बेसिस पे, कि कॉटलिडेंस जो है वो अंडरग्राउंड ही रह जाए या फिर सरफेस के ऊपर आ जाए, उसके बेसिस पे वो दो टाइप का सीड जर्मिनेशन, एक को तो बोलते हैं एपीजियल सीड जर्मिनेशन एंड सेकंड इज द हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। वन इज एपीजियल एंड सेकंड इज हाइपोजियल जर्मिनेशन बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा चीज, एक और चीज है यहाँ पे कि सीड जर्मिनेशन के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं बेसिकली।
ठीक है, एम्ब्रायो के अंदर क्या चीजें डेवलप होती है ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट या ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन जो प्लैम्यूल होगा, प्लैम्यूल एक कन्वर्टेड इनटू शूट, वो तो बना देगा क्या, शूट। जबकि रेडिकल जो होगा एक कन्वर्टेड इनटू रूट, ये बना देगा क्या, रूट। कॉटलिडेंस जो होंगे, ठीक है, जो कि डाइकोट एम्ब्रायो में तो दो कॉटलिडेंस थे, जबकि मोनोकॉट एम्ब्रायो में सिंगल कॉटलिडेंस था बेसिकली। ठीक है, तो कॉटलिडेंस जो है उनके अंदर स्टोर्ड फूड होता था, ठीक है, जो सीड जर्मिनेशन में रोल प्ले करता था। तो यहाँ उस न्यूट्रिएंट को सप्लाई करके द कॉटलिडेंस गेट डीजनरेट। तो कॉटलिडेंस का फेट क्या होगा बेसिकली, गेट डीजनरेट, बेसिकली वो डीजनरेट हो जाए। ठीक है, बात आता है कि एम्ब्रायो क्या होगा, एंड एम्ब्रायो बिकम स्पोरोफाइट, वो बना देगा क्या, स्पोरोफाइट, बेसिकली छोटा प्लांट बना देगा स्पोरोफाइट। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट चेंज था बेसिकली, जो कि उस सीवी के अंदर होगा या एम्ब्रायो के अंदर जो चेंजेस हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स का सीड जर्मिनेशन होता है। तो अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कॉटलिडेंस अगर अंडरग्राउंड ही रह जाता है तो उसको तो बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, और अगर कॉटलिडेंस सरफेस पे आ जाता है ग्राउंड के, ठीक है, या सॉइल से ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं एपिजियल सीड जर्मिनेशन। तो टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। तो ये दो टाइप का सीड जर्मिनेशन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि वन इज द एपिजियल सीड जर्मिनेशन, एपिजियल सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, एंड सेकंड इज हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो एपिजियल सीड जर्मिनेशन जो होगा उसके केस में तो बताया कि जो कॉटलिडेंस होंगे ना वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, वो या सॉइल ग्राउंड या सॉइल के ऊपर आ जाएंगे ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द हाइपोकोटाइल। एम्ब्रायो जो हाइपोकोटाइल पार्ट है उस हाइपोकोटाइल पार्ट की एक्सेस ग्रोथ की वजह से जो कॉटलिडेंस होंगे दे कम आउट ऑन द सॉइल सरफेस बेसिकली। ठीक है, अब वो कॉटलिडेंस जो है वो लीफी स्ट्रक्चर्स भी हो सकती है जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर देती है बेसिकली, लीफ लाइक नहीं भी हो सकते बेसिकली। तो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की ग्रोथ की वजह से क्या है, वो दो टाइप का सीड जर्मिनेशन हो रहा है, एक तो एपिजियल सीड जर्मिनेशन है, सेकंड इज द हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन बेसिकली। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट इज द एपिजियल सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो एपिजियल जो सीड जर्मिनेशन होगा ड्यू टू, या in this case cotyledons does come out on the surface, come out on the soil surface due to growth in या elongation in, growth या elongation in hypocotyle region of embryo। हाइपोकोटाइल अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो कॉटलिडेंस होंगे ना वो सॉइल सरफेस से बाहर आ जाए, सॉइल से बाहर आ जाएंगे बेसिकली। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या, एपिजियल सीड जर्मिनेशन। इन दिस केस द कॉटलिडेंस कम आउट ऑन द सॉइल सरफेस ड्यू टू द ग्रोथ इन और elongation in hypocotyl, elongation in hypocotyl vesicle। अब ये भी दो टाइप का होता है। किसी के केस में तो जो कॉटलिडेंस होंगे दे अज्यूम द लीफी स्ट्रक्चर या लीफी शेप,
ठीक है। तो लीफी शेप जो होगी या फिर लीफी स्ट्रक्चर्स जो डेवलप कर लेंगे तो वो तो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर लेगा। ठीक है, जैसे हमें कॉटन के केस में मिलता है, कैस्टर के केस में मिलता है, पपाया के केस में मिलता है, ऑनियन के केस में मिलता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉटन, पपाया, ऑनियन, वहाँ उनके केस में क्या होगा कि जो कॉटलिडेंस होंगे ना वो लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। ठीक है, जबकि टैमारिंड के केस में, बीन के केस में या फ्रेंच बीन के केस में दे डू नॉट अज्यूम द लीफ लाइक शेप, दे डू नॉट अज्यूम द लीफ लाइक शेप। ठीक है, तो बीन के केस में, ठीक है, टैमारिंड के केस में जो कॉटलिडेंस होंगे दे डू नॉट अज्यूम द लीफ लाइक शेप बेसिकली। तो in some cases like castor, cotton, papaya, onion, the cotyledons assume leaf like shape, इनको कॉटलिडेंस लीफ भी होते हैं, कॉटलिडेंस लीफ। ठीक है, in some case like castor, cotton, papaya, onion, the cotyledons assume leaf like structures basically, या leaf like shape, ठीक है, which plays the role in photosynthesis, plays the role in photosynthesis, till the seedling assume independence जब तक कि वो इंडिपेंडेंसी नहीं एज्यूम कर लेता तब तक वो क्या होंगी, जो कॉटिलिडनस लीफ होंगे वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे बेसिकली। ठीक है, इन अदर केस the cotyledons do not assume, in other case cotyledons do not assume leaf like shape and they get fall off वो क्या होंगे, गिर जाएंगे बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टैमारिंड का केस था, टैमारिंड, फ्रेंच बीन का केस हो गया, फ्रेंच बीन बेसिकली। तो एपीजियल जो सीड जर्मिनेशन है उसको अगर हम डायग्रामेटिक हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो डायग्राम क्या होगा, एपीजियल सीड जर्मिनेशन। एपीजियल सीड जर्मिनेशन in case of castor, in castor के केस में बेसिकली। तो यहाँ ये कैस्टर का सीड है, रेडिकल होगा, ठीक है, वो सबसे पहले बाहर आएगा, दिस इज द रेडिकल। तो हाइपोकोटाइक एलोंगेशन की वजह से क्या होगी, कॉटिलिडन्स जो होंगे ना दे कम आउट ऑन द सरफेस बेसिकली।
दे आर द कोटिलिडन्स। देखो कोटिलिडन्स जो है ना पहले बाहर आ रहा ड्यू टू द elongation growth of the hypocotyle basically. Next step में next step they are the foliage leaf or they are the cotyledonous leaf. ठीक है, तो दिस इज सीड ड्यू टू द हाइपोकोटाइल ग्रोथ। सीड का जब जर्मिनेशन हुआ तो उसने सबसे पहले रेडिकल डेवलप किया है, तो हाइपोकोटाइल की एक्सेस ग्रोथ की वजह से ये कोटिलिडन जो है ना सरफेस पे आ गया। दिस इज द कोटाइल come out from the soil due to growth in hypocotyle, they are cotyledons, leafy cotyledons. They become root. They are the foliage leaf basically. जबकि ये cotyledonous leaf है, ये cotyledons जो बाद में क्या होंगे देखा फॉल आउट, यहाँ से क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द एपिजियल जर्मिनेशन इन केस ऑफ द कैस्टर। ध्यान रखना ए स्टेज में क्या हुआ है, बी स्टेज में क्या हुआ, सी में क्या हुआ है, डी स्टेज में क्या हुआ, ई में क्या हुआ और एफ में क्या हुआ। नेक्स्ट इज द हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। तो हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में क्या होगा कि जो कोटिलिडन्स है दे रिमेन इनसाइड द सॉइल, वो सॉइल के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे बेसिकली। ठीक है, तो वहां सबसे पहले जो है ना वो प्लैन्यूल बाहर आए due to the growth in epicotyle in hypogeal seed germination. Hypogeal seed germination in case of hypogeal seed germination planule first come out from the soil. Planule first come out from the soil. Planule first come out from the soil. Come out from the soil. Come out from the soil due to growth in epicotyle. Due to growth in epicotyle of Ephra. In epicotyle of Embra. ध्यान रखना इसके केस में जो कोटिलिडन्स रहेंगे ना दे रिमेन इनसाइड द सॉइल। हियर कोटिलिडन्स रिमेन इनसाइड द सॉइल, remain
इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द सॉइल बेसिकली वो सॉइल के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, सच टाइप सीड जर्मिनेशन मोस्टली अकर इन केस ऑफ सच टाइप सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन mostly occur in they found in case of found in monocot बेसिस। अब मोनोकॉट में कौन कौन, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, कोकोनट and few monocot and few dicot कौन कौन से डाइकॉट में हाइपोजील जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन होता है, दैट इज पी, ग्राम, मैंगो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में तो पहले क्या आएगा, प्लेम्यूल आएगा, ठीक है, सॉइल से सबसे पहले कौन आएगा, प्लेम्यूल, जबकि एपीजियल सीड जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स पहले आ रहा था, ठीक है। तो वहां पे हाइपोकोटाइल पहले ज्यादा ग्रो कर रहा था, जबकि हाइपोजियल के केस में एपिकोटाइल रीजन ज्यादा ग्रो कर रहा है बेसिकली। तो मैंने एम्ब्रायो के केस में आपको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल रीजन बताया था जब मैं एम्ब्रायो आपको डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ ये तो मैंने हाइपोकोटाइल रीजन बताया था और ये जो रीजन था वो एपिकोटाइल बताया, एपिकोटाइल, और ये हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल अगर ज्यादा ग्रो कर रहा है, एलोंगेटेड ग्रो कर रहा है तो कॉटिलिडन्स पहले आ रहा था, ठीक है। लेकिन एपिकोटाइल अगर रीजन फास्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो प्लेम्यूल पहले आएगा और ये रेडिकल जो होगी ना, जो कॉटिलिडन्स होंगे वो सॉइल के अंदर ही रह जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको एक डायग्रामेटिक हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन राइस के केस में देखें, दिस इज द राइस, तो एपिकोटाइल फास्ट ग्रो करने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्लेम्यूल पहले आ रहा है और कॉटिलिडन्स जो का वो सॉइल के अंदर ही रह जाएगा। ये तो क्या है, प्लेम्यूल सीथ, बेसिकली सीथ, ठीक है, जबकि दे आर द प्लेम्यूल, तो दे आर रूट। देखो यहाँ कॉटिलिडन्स जो है ना वो सॉइल के अंदर ही रह गया सभी केस में, देखो दिस इज द प्लेम्यूल और दिस इज रेडिकल, and this is cotyledons remain inside the soil। तो डिफरेंट स्टेप्स में इसका कंप्लीट जर्मिनेशन हुआ, ए स्टेप, बी स्टेप, सी स्टेप, डी स्टेप, ई एंड एफ स्टेप्स। तो दिस वाज द सीड जर्मिनेशन इन केस ऑफ द राइस, ठीक है। तो ध्यान रखना कि राइस के केस में सीड का जर्मिनेशन हाइपोजियल जर्मिनेशन बेसिकली,
एक फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं विविपेरी। वैसे तो क्या होता है कि सीड जो होता है जब सॉइल में आ जाता है तब जाके वो सीड का जर्मिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन कई केस में कैसा हो गया, जैसे राइजोफोरा का केस हो गया, ठीक है, जो सैलाइन कंडीशन मार्स एरिया में जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो उसी टाइम हो जाता है जब वो सीड के फ्रूट के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो उस टाइप के फिनोमेना को, उस टाइप के जर्मिनेशन को हम बोलते हैं क्या, विविपेरी बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट वी स्टार्ट द विविपेरी, ठीक है। विविपेरी क्या होता है बेसिकली, एक स्पेशल टाइप का सीड जर्मिनेशन है विविपेरी। विविपेरी a special type of seed germination. Next is viviparity. It is a special type of seed germination. Seed germination found in case of it is a special type of seed germination in which seed get germinated, when it associated with the fruit, it attached with the fruit, और प्लांट, जब वो प्लांट के साथ अटैच्ड है तभी क्या वो सीड का जर्मिनेशन हो जाता है बेसिकली। तो सच टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज फाउंड इन केस ऑफ such type of seed germination in found in case of is found in case of mangroves, mangrove vegetation उनके केस में मिलता है। फाउंड in muddy and saline condition, तो उन प्लांट्स के केस में क्या है, हमें ये विविपेरी मिलता है बेसिकली, ठीक है। हेयर नो रेस्टिंग पीरियड of ambra basically, and seed germination occur when seed germination occur in fruits basically, when it attached to the parent plant basically. So such type of germination also known as in situ germination बेसिकली। ध्यान रखना इन सीटू जर्मिनेशन में क्या होता है। मैंग्रोव प्लांट्स की केस में हमें मिलेगा बेसिकली इन सीटू जर्मिनेशन, ठीक है। तो इनके केस में जो सीडलिंग होगा, ठीक है, एक सेपरेटेड बाय द लेटरल रूट, ठीक है, जो कि लोअर पार्ट्स होगा ना रेडिकल का, वहां से डेवलप होंगे। तो इनके केस में जो सीडलिंग होगा वो सेपरेटेड होगा with the help of the lateral root. In this case, here seedling is separated in mud
in mud with the help of lateral root developing from basal region of radical. This is called viviparity or viviparous germination basically germination। ठीक है, तो ध्यान रखना विविपेरी या विविपेरी जर्मिनेशन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ सीड का जर्मिनेशन जो होगा वो फ्रूट के अंदर ही होता है। कब? जब वो जो फ्रूट है वो प्लांट के पेरेंट प्लांट के साथ एसोसिएटेड हो बेसिकली। ठीक है, तो मोस्टली विविपेरी जो हमें केस मिलेगा वो इट फाउंड इन केस ऑफ द मैंग्रोव्स वेजिटेशन। ठीक है, जो कि हेलाइन कंडीशंस के अंदर होगा। ठीक है, जैसे राइजोपोरा का केस हम देखते हैं बेसिकली। तो उसको डायग्रामेटिक हेल्प से अगर मैं देखता हूँ तो क्या होगा, इसको इन सीटू जर्मिनेशन भी बोलते हैं। इन सीटू जर्मिनेशन। ये तो फ्रूट है, ये हाइपोकोटाइल और ये रेडिकल है। तो ये फ्रूट जो है वो इस पेरेंट प्लांट के साथ अटैच्ड है। फ्रूट इज अटैच्ड विद द पेरेंट प्लांट। ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, वो उसके साथ अटैच्ड है फ्रूट। ये पेरेंट प्लांट का लीफ है। ठीक है, दिस इज द पेरेंट प्लांट और ये उसका फ्रूट है। ठीक है, तो हमें पता विविपेरी के केस में क्या होता है कि सीड का जर्मिनेशन जो होगा ना उसी टाइम हो जाता है जब वो प्लांट के साथ एसोसिएटेड होगा, पेरेंट प्लांट के साथ एसोसिएटेड होगा बेसिकली। ठीक है, और ये लेटरल रूट के थ्रू फिर सेपरेट आउट होगा बेसिकली। सेपरेट आउट जो सीडलिंग होगा ना, तो जो रेडिकल जो होगा, ये रूट जो होगा, ये इसका एपिकोटाइल पार्ट था या हाइपोकोटाइल पार्ट था। दिस वाज द रेडिकल। तो रेडिकल से क्या है, ये रूट डेवलप हो गए लेटरल रूट्स। ठीक है, एज वेल एज हाइपोकोटाइल रीजन जो होगा इससे डेवलप हो गया न्यू प्लांट बेसिकली, बिकॉज वो सेपरेट आउट हो गया। This is the seedling separated by lateral root develops from basal part, from basal end of radical। ठीक है, तो ये फ्रूट था, ये उसी टाइम जर्मिनेशन हो गया जब वो प्लांट के साथ एसोसिएटेड था। ठीक है, तो यहाँ इसका ये पेरेंट प्लांट है, तो पेरेंट प्लांट जो था उसके साथ वो फ्रूट एसोसिएटेड था। उस टाइम क्या हो गया, ये सीड का जर्मिनेशन हो गया बेसिकली, और उसने नया सीडलिंग बना लिया। ठीक है, तो नया सीडलिंग इस पेरेंट प्लांट से कब डिटैच होगा, विद द हेल्प ऑफ, कैसे डिटैच होगा, विद द हेल्प ऑफ द लेटरल रूट बेसिकली, और ये इंडिपेंडेंट अपना लाइफ स्टार्ट कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज द विविपेरी और विविपेरस जर्मिनेशन बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना, हमें मैंग्रोव के केस में ऐसा मिलेगा। तो दिस ओवरऑल वाज द सीड जर्मिनेशन एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड बेसिकली। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।